इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर कवर कर रहे हैं और इसी लेक्चर के तहत हमने पिछले लेक्चर्स के वाया ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस या ग्राउंड वाटर रीजन्स को बहुत डिटेल में कवर किया। सभी तरह के जियोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स आपको डिटेल में समझाए और इंडिया की 8 ग्राउंड वाटर रीजन्स या प्रोविंसेस आपको एक्सप्लेन किए। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वाटर डिस्प्यूट्स। अब वाटर डिस्प्यूट में हम जिसे पकड़ेंगे वो मेनली इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है। देखिए, इससे जुड़ी बहुत सी टर्म्स हैं, जैसे आप इसे कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरलिज्म से जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे आप ये मान सकते हैं कि भारत में अगर सब नेशनल लेवल पर कोई एक बड़ा क्राइसिस है, एक सब नेशनल लेवल पर बड़ा डिस्प्यूट है, वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जिनका सही समाधान मिल नहीं पा रहा। इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में एक बिल भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं। देशव्यापी स्तर पर एक परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाने की बात रखी गई है और बहुत सी बातें हैं जो हम इस लेक्चर के बाद पढ़ने वाले हैं। हम कैसे अप्रोच करेंगे इस टॉपिक को, हम हर सेगमेंट इसमें कवर करेंगे। हम इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में आपको पहले तो डिस्प्यूट्स भी बताएंगे कि किस नदी का किन किन राज्यों में डिस्प्यूट चल रहा है। आपका जीके का ये सेगमेंट कवर हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको रीज़न सारे डिटेल में कवर करके देंगे कि किन रीजंस की वजह से डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि इन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए अब तक कौन से मैकेनिज़म्स फॉलो किए गए हैं, क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और पार्लियामेंट ने कानून बना के अब तक क्या क्या किया। हम आपको बताएंगे कि वो प्रोविजंस अब तक सफल क्यों नहीं हो पाए, नाकामयाबियाँ कहाँ हैं और हमें सुधार किस किस दिशा में करना है। और ओवरऑल हम ये समझेंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए किया गया जा सकता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ होने वाली है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। सिविल सर्विसेज चाहे आईएएस है चाहे पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो हम उसे उसी मर्यादा में उसका सम्मान करते हुए उसी डिटेल में कवर करेंगे। ओके, बहुत ही सरलता से आरंभ होगा और हर डिटेल, हर कॉम्प्लेक्सिटी में मैं ले जाऊँगा आपको, हर फैक्ट, हर डाटा में ले जाऊँगा आपको और उसकी एप्लीकेशन, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करा देंगे आपको। ओके, सो ये लेस्ड रहेगा स्टोरीज़ के साथ, ये लेस्ड रहेगा डाटा और फैक्ट्स के साथ, ये लेस्ड रहेगा कॉन्सेप्ट्स के साथ, एप्लीकेशंस के साथ, सब चीज़ों के साथ, और सारे कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट इसमें मैं जोड़ करके चलूँगा। सो द टॉपिक इज़ वाटर डिस्प्यूट्स एंड द टॉपिक वी आर डीलिंग विद इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। सो इंटरस्टेट रिवर्स क्या कहा गया है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में विश्व भर में जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मुल्क हैं, जो उनके बीच में जो जंगें होंगी, द वॉर, वो मेजॉरली वाटर शेयरिंग को लेकर के होंगी, क्योंकि नदियाँ 2 से 4 मुल्कों के बीच में फ़्लो करती हैं और उनको लेकर के कई समस्याएं हैं। जैसे कि इंदस रिवर ही आप देख लीजिए, चीन, भारत, पाकिस्तान के बीच में फ़्लो कर रही है। जैसे इसके अलावा मेकोंग रिवर देख लीजिए, चीन और साउथ ईस्ट एशिया के कई राज्यों में फ़्लो करती है। ब्रह्मपुत्र को देखिए, चीन, भारत, बांग्लादेश के बीच में फ़्लो करती है। तो इस तरह से एक नदी कई राज्यों के बीच में, यानी कि कई सॉवरेन स्टेट्स में फ़्लो करती है। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई जनसंख्या की फूड सिक्योरिटी की नेसेसिटीज़ को देखते हुए हमें इस तरह का एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है जो सरप्लस प्रोडक्शन दे, और वो एग्रीकल्चर बहुत हैविली रिलाई करता है इरिगेशन सिस्टम पे। और उस इरिगेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो पानी ही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। तो हम बहुत तेज़ी से आर्टिफिशियल इरिगेशन मैकेनिज़्म बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड ये रिक्वायरमेंट है आज के समय की, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या का पेट भी भरना है। हमें हंगर को दूर करना है, हमें पॉवर्टी दूर करनी है, माल न्यूट्रिशन दूर करना है। तो ये नेचुरली फूड सिक्योरिटी के वाया ही होगा। हमें भोजन सुनिश्चित करना है, फिर हमें लोगों का जीवन स्तर बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें रोज़गार को बढ़ावा देना है, लाइवलीहुड को इन्हांस करना है, इम्प्रूव भी करना है। और वो कैसे हो सकता है? जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। तेज़ी से बढ़ती हुई इस अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों में लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं। आज उनकी डिपेंडेंस इस तरह की एसेंशियल सर्विसेज पे बहुत बढ़ चुकी है। आप कई गुना अधिक पानी शहरों में जब आपका निवास होता है आप उपयोग करते हैं, रख रखाव, साफ़ सफाइयों के लिए, गाड़ी घोड़ों को साफ़ करने के लिए, इन सब चीज़ों की व्यवस्था के लिए पानी की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी तरफ इस तरह के मेटेलिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएट हो जाने की वजह से, यानी कि चारों दिशाओं में आपने कंक्रीट बिछा दी है,
सारा पक्का मलबा ढांचा क्रिएट कर दिया है। इसकी वजह से जो भी सीप इन साइट्स हुआ करती थी, जो भी वेटलैंड्स हुआ करते थे, जो भी वाटर परकोलेशन और रिचार्ज एरियाज़ हुआ करते थे, वो तेज़ी से घटते जा रहे हैं। तो एक तरफ से शहरीकरण के कारण हमारी जो मांगें हैं पानी को लेकर के वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे जीवन स्तर में इतना बदलाव आया है कि हमारी वो जो नई जीवन शैली है, द लाइफस्टाइल, वो ज़्यादा डिपेंडेंट है पानी पर। और दूसरी तरफ हम पानी को उपलब्ध होने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करते थे वाटर अवेलेबिलिटी में, उनको रिस्ट्रिक्ट करते चले जा रहे हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में तमाम जो प्रोसेसेस हैं आज की डेट में, वो आप सब जानते हैं वाटर बेस्ड होते हैं। चाहे वो कपड़े की सफाई करना हो, चाहे वो पल्प बनाना हो, चाहे पेपर बनाना हो, चाहे किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट या कोई भी जूस या बी इट एनीथिंग, मशीनों को ठंडा करने के लिए, औजारों को ठंडा करने के लिए, हर चीज़ के लिए, सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए आपको फैक्ट्रियों में पानी की ज़रूरत पड़ती है। और तेज़ी से औद्योगिकरण बढ़ने की वजह से ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इसकी वजह से भी पानी की ज़रूरत बढ़ चुकी है। तो ये ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे ये पता लगता है कि बढ़ती हुई आबादियाँ, बदलते हुए जीवन शैलियाँ, बढ़ता हुआ उद्योग धंधा, शहरीकरण पानी की ज़रूरतों को कई गुना बढ़ा चुका है। वो अभी आप समझ जाएंगे। लेकिन पानी की साइमल्टेनियसली ही पानी की उपलब्धता कई गुना कम हो गई है। ज़रूरतें हमारी बढ़ती जा रही हैं, हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी वो रिड्यूस होती जा रही है। ये सारे कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि इंडिया इज़ फेसिंग मेजर चैलेंजेस इन इट्स वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्टर। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। हम इसी पर लेक्चर कर रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर वाटर रिसोर्सेज के अंदर हम लगातार वाटर रिसोर्सेज पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमने 2-3 लेक्चर इसमें अभी डिलीवर कर भी दिए हैं। किस कारण से वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्टर को लेकर के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं हमें? देयर आर फ्यू रीजंस। पहला, द अपसर्ज इन पॉपुलेशन, जिसके वजह से डिक्लाइन इन पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हुआ। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ज़रा ऐसे समझिए आप, डाटा के वाया चलिए। देखिए, डाटा ये बताता है कि इंडिपेंडेंस के समय में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वाज 5000 मीटर क्यूब पर ईयर। 5000 क्यूबिक मीटर पर ईयर अवेलेबल था हमें आज़ादी के समय में। आई बात समझ में? पर कैपिटा, पर पर्सन, क्योंकि तब आबादी कितनी थी? आप आबादी कितनी लेके चल रहे हैं? मुश्किल से 400 मिलियन। अब लगभग 40 करोड़ के आसपास आबादी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आज आपकी आबादी कितनी है? 140 करोड़। आपने उसमें 100 करोड़ ऐड कर दिया है, तो इसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कितनी हो गई आज के समय में? ये 2000 क्यूबिक मीटर पर ईयर से भी नीचे गिर गई है। तो आज़ादी के समय में आपके पास 5000 क्यूबिक मीटर पर ईयर से भी ज़्यादा पानी उपलब्ध था पर कैपिटा, और आज के समय में मौजूदा हालातों में 2000 क्यूबिक मीटर पर ईयर आपको अवेलेबल है। इससे भी कम है, 1500 के आसपास है ये फिगर। आई बात समझ में? लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ये 2000 क्यूबिक मीटर पर ईयर की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, ये बहुत से मुल्कों से कंपेयर करें तो ये बहुत बेहतरीन है, ये बुरी नहीं है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? 2000 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बुरी नहीं है, फिर इशू कहाँ आ रहा है? इशू और चीज़ों में छुपा हुआ है, जिसकी वजह से ये फिगर फिर प्रॉब्लमेटिक है। वो भी इशू अभी समझा देता हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपसर्ज इन द पॉपुलेशन, एंड इन ल्यू ऑफ दैट, इस पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से देयर इज डिक्लाइन इन पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। सेकंड वन इज़ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में। ज़रूरतें हैं हमारी, क्योंकि कोई भी एक राष्ट्र है, उसका विकास इस बात से सिद्ध होता है कि उस राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, लाइफ को बेटर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को कंप्लीट रेंज में और कंप्लीट स्केल पे डेवलप करें, जुडिशियसली डेवलप करें। मतलब उनका वेस्ट क्रिएट ना हो ज़्यादा, और जुडिशियसली उनका यूटिलाइजेशन करें, लोगों की आर्थिक संपन्नता को बहाल करें, मतलब कि लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हों। ये इंश्योर करना एक राष्ट्र की जिम्मेवारी होता है। तभी लोगों के पास वाइडर चॉइसेस और फ्रीडम होंगी। अगर आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, ओनली देन यू कैन एग्जीक्यूट योर वाइडर चॉइसेस, है ना। यू कैन हैव मैनी अल्टरनेटिव्स, ओनली देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ। ये एक बेसिक एलिमेंट है। बेहतर हॉस्पिटल्स होंगे, बेहतर कपड़ा लत्ता होगा पहनने के लिए, बेहतर खाना पीना होगा, बेहतर आवागमन के साधन होंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, समय से जाएंगे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, ऐसा माना जाता है। अभी मैं इसमें पर्यावरण का
अंग नहीं लेके आ रहा, वो अलग बात है। लेकिन इन सब के लिए यू नीड टू टैप योर रिसोर्सेज, यू नीड टू यूटिलाइज देम। और फिर वो नहीं हो सकता है जब तक हम औद्योगिकरण नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत भारी रफ्तार से चल रहा है विश्व भर में और भारत उसका हिस्सा है और हमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, बड़े स्तर पर पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, तेज़ी से जंगलों का कटाव हो रहा है, तेज़ी से मिट्टियाँ जो हैं, सॉइल्स जो हैं, उनका इरोजन हो रहा है। लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं और वो इंडस्ट्रियल ट्रैक्ट में बदलते चले जा रहे हैं। मेगा आईटी पार्क, मेगा फूड पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, आप देखते जाइए। इंडस्ट्रियल रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए लार्ज नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज क्रिएट हो रहे हैं और इसकी वजह से खेतीबाड़ी लायक भूमि, जंगलों की भूमि सारी अधिग्रहण की जा रही है, एक्वायर की जा रही है और वो उद्योगों से जोड़ी जा रही है। फिर उद्योग कैसे चलता है, अगर मैं आपसे पूछूं, उद्योग में इनपुट कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल किधर से आता है? फ्रॉम द नेचर। कोई भी इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल किधर से आ रहा है? चलिए मैं आपसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ही बात कर लेता हूँ। कहाँ से? सिलिकॉन की ज़रूरत है कि नहीं है आपको? सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं आपको, रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है आपको, चिप डेवलपमेंट करना है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती इन अर्थ मटेरियल्स के बिना। तो वट एवर यू आर डूइंग, वो सारे मटेरियल्स अगर वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं, इफ़ दे आर सिंथेटिक, तो भी उनके बेस में तो कोई नेचुरल रिसोर्स ही होगा जिससे उन्हें सिंथेसाइज किया गया है। And then you are saying that it is artificially synthesized in the laboratory, that's why they are synthetic, they are artificial. But somehow in the base there are some chemicals, और वो chemicals कहाँ से derive किए हैं? Natural resources से ही derive किए हैं। तो जितनी तेज़ी से आप शीशा बनाते हैं, क्या चाहिए? सैंड चाहिए? नहीं चाहिए, सैंड ही चाहिए उसके लिए, और क्या चाहिए? तो आप जितनी तेज़ी से औद्योगिकरण कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन उतना फास्ट हो रहा है और उतनी तेज़ी से ही जंगल, ज़मीनों, खेती बाड़ियों को एक नुकसान तो पहुंच रहा है। और इससे बड़े स्तर पर, मतलब लार्जर मैनर में अगर देखें तो पर्यावरण का असंतुलन बन रहा है। एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में एक इम्बैलेंस आ रहा है और ये इम्बैलेंसेस इम्पैक्ट कर रहे हैं कई लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड फॉर द रिचार्ज ऑफ द रिवर्स। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा सही ढंग से? जब आप किसी क्षेत्र के पेड़ों को काट देंगे तो बड़े स्तर पर इवेपो ट्रांसपीरेशन हैम्पर हो जाएगा, और इवेपो ट्रांसपीरेशन अगर हैम्पर होगा तो फिर उस रीजन में वायु में नमी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो नेचुरली उस रीजन में धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और वो रीजन सूखा ग्रसित हो जाएगा। तो आपको किसी रीजन को सुखाना है, बर्बाद करना है, तो वहाँ से पेड़ काट दीजिए। अपने आप ही धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा उन पेड़ों के वाया, और उस इलाके में बारिश भी होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हवा में नमी ख़त्म हो गई है। और हवा में नमी नहीं हो जाने के कारण, क्योंकि हवा अब अनसैचुरेटेड है, तो इसकी वजह से हवा ज़मीन के अंदर जितना पानी है उसे खींचने की कोशिश करेगी टू बिकम सैचुरेटेड। इसके तहत ज़मीन में भी पानी सूखने लग जाएगा, और जब ज़मीन में पानी सूखने लग जाएगा एक बार, तो प्रोसेस विशियस साइकिल चल पड़ेगा, क्योंकि पानी रहित ज़मीन वनस्पति को जन्म नहीं दे सकती, वेजिटेशन को बर्थ नहीं दे सकती। और जब ओवरऑल वेजिटेशन की इस तरह से उजाड़ा हो जाएगा, कमी आ जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो फिर नया इवेपोट्रांसपीरेशन तो होने से रहा, उससे और ज़्यादा नमी की कमी आएगी वहाँ के पर्यावरण में, और ओवरऑल वो रीजन शुष्क हो जाएगा, सूख जाएगा, और उस रीजन से नदियाँ और आबादियाँ, ग्राउंड वाटर सब खत्म हो जाएगा। इसी तरह से लोग, बस्तियाँ, समाज, संस्कृतियाँ उजड़ते थे, यही एक तरीका हुआ करता था। सो कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन का जहाँ पॉजिटिव फेज़ ये है कि इसने लोगों को बेहतर मेडिकल सिस्टम दिया है, बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिया है, इसने लोगों को फूड सिक्योरिटी ऑफ़र की है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता तो केमिकल्स नहीं होते, और केमिकल्स नहीं होते तो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये एग्जिस्टेंस में नहीं आते, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं आते, और ये नहीं आते तो हो सकता है ये परिस्थिति हो कि विश्व भर में फूड सिक्योरिटी ना होती, लोग ज़्यादा बदहाल में होते। तो जहाँ एक तरफ उद्योग धंधों ने लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया है पूरे वर्ल्ड में, आज आप पंजाब में ही चलिए, किसी भी सड़क से जाइए, 10-15 साल पहले जब उस फ्लाईओवर से गुजरते थे तो उससे नीचे जब वो गाँव या बस्ती दिखती थी,
वो घरों का आकार प्रकार तब कैसा था और आज आप गुजरते हैं वहाँ से, तो आज वहाँ के घरों का आकार प्रकार कैसा है, पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी तो आई है। वो इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, ये सारी बातें हैं, लेकिन आई है। और उसके पीछे का कारण औद्योगिकरण ही तो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तो है। उसी ने आगे ट्रेड एंड कमर्स को फैसिलिटेट किया। तो इंडस्ट्री, ट्रेड, कमर्स, टेक्नोलॉजी सब में मिल करके आपके जीवन को अच्छा बना रहे हैं। जहाँ एक तरफ इसके ये सकारात्मक पक्ष हैं, वहीं वो नकारात्मक पक्ष भी हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। जहाँ एक तरफ ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिवास्टेट कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास को हिंडर कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बायोस्फेरिक फिनोमेना कहिए आप उसे, वहीं ये तीसरी तरफ उन संसाधनों को दूषित भी कर रहा है। इट इज़ कंटेमिनेटिंग द रिसोर्सेज एज वेल। बड़े पैमाने पर अनट्रीटेड केमिकल एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, वो नहरों की वाया, नदियों के वाया, ज़मीन को, सॉइल को, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रही है। हमारे भारत के कई तरह के ग्राउंड वाटर एक्वेफर से हमें हैवी मेटल्स मिले हैं, जो कि कैंसर और कई तरह की बीमारियों का कारण है भारत में। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर अनट्रीटेड मैनर में ही और केमिकल इफ्लुएंट्स जो हैं वो इन सारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में डाल दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से कंटेमिनेशन भी हो रहा है, दूसरी तरफ से एक्सप्लॉयटेशन बड़े स्तर पर हो रहा है। शहरीकरण का मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता ही दिया। आज अर्बनाइजेशन के कारण अगर आप अपने आप को इमेजिन करें, गांव देहात की बात करता हूं, पहले शादी विवाह में व्यवस्था खाने पीने की कैसे होती थी? पत्तल में खाना पीना खा लिया जाता था, और बाद में उस पत्तल का क्या होता था? मिट्टी में ही मिल जाता था। पत्ता है, पत्ता लिटर बन जाएगा और बाद में सॉइल बन जाएगा। समय बदलने के साथ साथ हमारी जीवन शैली जब बदली, तो हम आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप की तरह। इसलिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCGs आपके जीवन पर शासन कर रही हैं। आप वही चीज़ें जैसे कि ब्रेड है, जैसे कि बटर है, जैसे कि ये सारी चीज़ें, टूथपेस्ट है, ये सब चीज़ें जो आपको आर्टिफिशियली उपलब्ध हो रही हैं, आपकी निर्भरता इन पर बनती जा रही, क्योंकि समय कम है, खान पान के तरीके बदल चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पैकेज्ड होती हैं, पैकेट में आती हैं। ये सारी चीज़ों में हैवी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें पानी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इनमें कई तरह की इंक, कई तरह के रंगों का प्रयोग होता है, कई तरह केमिकल्स का प्रयोग होता है। एक तरफ जहाँ वो कंटेमिनेशन का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी बड़ी मात्रा में अब एब्जॉर्ब और कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो शहरी जीवन के आ जाने से जो बदलाव आया कि आज आप बहुत लग्जूरियसली जीवन जीना चाह रहे हैं। एक एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, और आप पहले देखिए एक घर में 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों को नहाना है, कितना पानी इस्तेमाल करेंगे? लेकिन अब उन 3 सदस्यों की 3 गाड़ियों को नहलाना है, धुलाना है, पानी बताइए कितना लगेगा? पहले आप जिस इलाके में रहते थे, गिने चुने सर्विस कार वॉशिंग सेंटर होते होंगे, बहुत गिना चुना, ये मैं दावा कर सकता हूँ। लेकिन आज आप अपने मोहल्ले, अपने इलाके के अगल बगल देखिए, आपको हर 200 मीटर, 100 मीटर पर वॉशिंग सेंटर दिखते जा रहे हैं। क्यों? आप जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी तक ये हाईली अनरेगुलेटेड सेक्टर है, और इसके लिए इस सेक्टर में सबसे बड़ा इनपुट रिसोर्स जो है वो पानी ही है। और पानी वॉशिंग सेंटर वालों को फ्री में मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए बस मोटर चलानी है तो बिजली का बिल है, और क्योंकि उतनी हज़ार्डस इंडस्ट्री भी नहीं है, इस वजह से छोटी छोटी उम्र के लड़के काम पे लगा लिए जाते, तो एक तरह से चाइल्ड लेबर के दम पर ये काम एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्लानिंग नहीं है, और बेशकीमती मीठा जल बेअंत पानियों पर, बेअंत गाड़ियों पर फेंका जा रहा है। और अब विश्व भर में और भारत भर में गाड़ियों की तादाद पता लगाइए कितनी है। हर घर में गाड़ी है और वो धुल रही है। तो अर्बन लाइफस्टाइल ने वाटर कंजम्पशन, वाटर पर अपनी डिपेंडेंसी जिस स्तर पर बढ़ा ली है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पहले गांव में घर का आंगन कच्चा होता था, उसे गोहे से लेप दिया जाता था। लेकिन अब शहरों में आप सबके जो आंगन है वो कोटा लगा है, किसी का ग्रेनाइट लगा है, मार्बल लगा है, और धोना अनिवार्य है, उसे धोया ही जाएगा। यहाँ पर भी आपकी पानी पर निर्भरता बहुत बढ़ चुकी है। घरों में फ्लश लगी हैं और वो इनडिस्क्रिमिनेटली पानी का इस्तेमाल करती हैं। आप वेस्टर्न स्टाइल जीवन शैली में जी रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जनसंख्या का बढ़ जाना, औद्योगिकरण का बढ़ जाना, शहरीकरण का बढ़ जाना। फिर नेक्स्ट वन इज द स्पेशियल एंड सीजनल वेरिएशंस रिजल्टिंग इन ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। अब मैं इस पॉइंट पे वापस आता हूँ।
हमने कहा था कि 5000 मीटर क्यूबिक पर ईयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आज़ादी के समय में थी और अब घट करके 2000 मीटर क्यूबिक पर ईयर पर आ गई है, लेकिन ये भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी समस्या भारत में क्यों है, ये है मेन रीज़न, द स्पेशियल एंड सीजनल वेरिएशंस, जिसकी वजह से कभी ड्रॉट्स होते हैं, कभी फ्लड्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए स्पेस वाइज इमेजिन दैट भारत में आप अगर नक्शा देखें भारत का, तो एक लैटिट्यूड ऑब्जर्व करिए। ऑन दैट सेम लैटिट्यूड इन मेघालय यू आर हैविंग 1200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। आपको 1200 सेंटीमीटर वहाँ पर रेनफॉल देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में? लेकिन दूसरी तरफ जैसलमेर में आपको 12 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो स्पेस वाइज हमारी कंट्री में कहीं पर तो बहुत ही डीप रेन शेडो जोन्स हैं, आपको कहीं पर बरसात दिख ही नहीं रही। हिमालय का लाहौल स्पीति का इलाका है, बहुत बड़ा रेन शेडो एरिया है। भारत में पेनिनसुलर रीजन में वेस्टर्न घाट्स का जो ईस्टर्न एरिया है रेन शेडो एरिया है। जैसे राजस्थान का जितना भी अरावली का एडजॉइनिंग एरिया है ईस्टर्न साइड पे और ख़ासतौर वेस्टर्न साइड पे, वो रेन शेडो इफेक्ट, रेन शेडो मतलब कि वहाँ पर रेन इम्पैक्ट आता ही नहीं है, क्योंकि हवाएं अरावली के एडजॉइनिंग ही निकल जाती हैं। तो इस तरह से स्पेस वाइज बहुत वेरिएशन है। कहीं पर पानी बहुतायत उपलब्ध है, कहीं पर बिल्कुल है ही नहीं। इस वजह से 2000 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो तो हमने टोटल वाटर कितना अवेलेबल है इंडिया में वो ले लिया और उसको डिवाइड कर लिया टोटल पॉपुलेशन से, लेकिन उतना हर व्यक्ति को उपलब्ध है ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशल वेरिएशंस आर लॉट। अच्छा, तो इस वजह से एक ही समय में कई इलाके सूखे से ग्रसित होते हैं, लेकिन फिर उसी समय में, अब आप इसे मानसून पीरियड मानिए, उसी समय में आपको गंगा के निचले मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, आसाम का क्षेत्र आपको बाढ़ से प्रभावित दिखेंगे, फ्लड से प्रभावित दिखेंगे। तो एक ही समय में भारत सूखे की मार झेल रहा होता है, उसी समय में भारत बाढ़ की मार झेल रहा होता है, फ्लड की। तो इस वजह से जहाँ पर फ्लड्स हैं वहाँ पर भी सारे सोर्सेज ऑफ वाटर कंटेमिनेट हो गए, वहाँ भी जीवन बर्बाद हो गया। जहाँ पे ड्रॉट्स हैं वहाँ तो पानी है ही नहीं, वहाँ भी जीवन को नुकसान हो गया। इस हिसाब से हमारी जो ओवरऑल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अगर अमाउंट कम होती जाएगी, हमें वो कई गुना अधिक नकारात्मक रूप में प्रभावित करेगी, नेगेटिवली, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन बहुत है वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर के। जैसे कि तकरीबन सारे साल की जो 80 से 90% वर्षा है वो 4 ही महीनों में हो जाती है, वाया जून टू सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और बाकी हमारे जो 8 से 9 महीने का समय है वो तो एक तरह से सूखा ही रहता है। तो रेनफॉल आप देखते हैं भारत को, तो आप कहते हैं अच्छा जी बहुत अच्छा रेनफॉल है, 115, 120, 125 सेंटीमीटर रेनफॉल वाली कंट्री एवरेज, लेकिन वो हो किस समय में रही है? पूरे साल की सिर्फ 4 महीने में ही हो रही है। और दूसरी तरफ उसी 4 महीने के दौरान भी कोई इलाके बिल्कुल सूखे पड़े हैं, कोई इलाकों में बहुत। इसका उदाहरण मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज को पानी मिल रहा है गंगा नदी से। अब आप मानसून के पहले के समय में देखिए, प्री मानसून पीरियड के दौरान देखिए, मार्च अप्रैल के दौरान, जून में मानसून ऑनसेट हो जाएगा, आप मार्च अप्रैल देखिए। मार्च अप्रैल के दौरान फरक्का बैराज में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, गंगा का फ्लो क्या नजर आता है? द फ्लो ऑफ गंगा कुड रन बिलो 40,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी कि क्यूसेक्स। तो गंगा जो फ्लो कर रही होती है वो 40,000 क्यूसेक्स से भी नीचे फ्लो कर रही होती है। ये मार्च अप्रैल है, बस एक महीना बीत लेने लीजिए, मई जून का, फिर देखिए क्या होता है। जुलाई अगस्त में 2 लाख क्यूसेक्स पे फ्लो कर रही होती है। तो 1-1.5 महीने पहले 40,000 क्यूसेक्स पे फ्लो कर रही है और 1-1.5 महीने बाद ही सीधा 2 लाख क्यूसेक्स पे फ्लो कर रही है। 40,000 का दुगना 80,000, उसका दुगना 1,60,000, तो इधर फिगर है 2 लाख। कितने गुना आप फ्लो करना शुरू हो गए। बस फिर तैयार रहिए बरसातों में बाढ़ के लिए। तो वैसे गंगा से संभलता कहाँ इतना पानी, फिर कौन सा बैराज संभालेगा इस पानी को? फिर ज़बरदस्त बाढ़ आती है, और उसके पहले 40,000 क्यूसेक से फ्लो कर रही है तो सूखा पड़ता है। तो इस तरह से इंडिया की जो सबसे, इंडिया के लिए जो जीवन घुट्टी है वो है वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट। आई बात समझ में? और कोई ऑप्शन है नहीं इंडिया के पास, बेटर मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा, बिकॉज स्पेशल एंड सीजनल वेरिएशंस आर लॉट। नेक्स्ट वन इज मेजर रिवर्स आर शेयर्ड बाय 2 और मोर स्टेट्स। भारत में कुल 18 मेजर रिवर्स में से 17 रिवर्स 2 या उससे अधिक राज्यों में शेयर होती हैं।
और कोई भी एक राज्य अपनी नदी के अधिकार को इस्तेमाल करना चाहेगा तो अपने नदी के पानी को इस्तेमाल करेगा अपने किसानों के लिए, अपने उद्योग के लिए, अपने घर बार और जो मतलब उनकी जो अर्बन लाइफस्टाइल है, रूरल लाइफस्टाइल है, तो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए वो यूटिलाइज़ करेगा। और ये नेचुरल सी बात है कि जब वो पानी को अपने लिए यूटिलाइज़ करेगा तो वो शेयर किसी और के लिए कम पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप अपर स्ट्रीम स्टेट हैं, मतलब आप नदी पे पहले आते हैं, है ना, और एक उसके नीचे लोअर स्ट्रीम स्टेट है। अब आपके राज्य से जब नदी गुजर रही है तो आपको अधिकार दिया गया है कि अच्छा नदी आपके राज्य से गुजर रही है, अपना इस्तेमाल करो, विकास करो, और ऐसे विकास करो कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में सबको अवेलेबल हो जाए। अब वो ये कि जब करने जाते हैं तो इसी चक्कर अपने किसानों को देने जाते हैं, उद्योग धंधों को देने जाते हैं, तो इसी चक्कर में हो क्या जाता है, जो लोअर स्ट्रीम स्टेट है उसे भी वो नदी, क्योंकि उसके राज्य से भी गुजर रही है, तो उसे भी बेस्ट पॉसिबल मैनर में ही अपने लोगों को वो पानी बन देना है। तो अब दोनों राज्यों को देखिए प्रावधान ये दे दिए हैं कि पानी क्योंकि आपके राज्य से गुजर रहा है तो बेस्ट पॉसिबल मैनर में इसे यूटिलाइज़ करो अपने लोगों के विकास के लिए। और दोनों जब अपने अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में लग जाएंगे तो फिर डिस्प्यूट होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक राज्य से जब नदी बह रही है तो वो जब पानी को पहले इस्तेमाल करेगा, दूसरे राज्य में किसी ना किसी रूप में तो कटौती होगी और फिर वो अपना डिस्प्यूट रेज करेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ भारत में जिस स्तर पर हमने वाटर को कंजर्व करने के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने थे वो हमने करे नहीं है। तो जब पानी उपलब्ध होता है बरसातों के दिनों में तो वो तो बह जाता है समुद्रों में, वो तो गया, और ले दे करके खेती बाड़ी के लिए जो बच जाती हैं वो नदियाँ। खास तौर पर ये डिस्प्यूट दक्षिण के राज्यों में है क्योंकि ग्राउंड वाटर की परिस्थिति वहाँ बिगड़ी हुई है। गंगा के मैदान में क्या है कि ग्राउंड वाटर पर्याप्त है, लेकिन साउदर्न रीजन में मैंने आपको बताया था कि भाई आर्कियन रॉक सिस्टम के कारण सरफेस बहुत ही हार्ड है और इसकी वजह से वाटर परकोलेशन संभव नहीं हो पाता, मुश्किल होता है एक्सेप्ट द फ्यू साइट्स। इसके लिए वो दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर वाटर, और रिवर वहाँ पर हैं सीजनल। हम जो नदियाँ हैं वहाँ पर वो बरसाती हैं, दे आर सीजनल रिवर्स, दे आर नॉट पेरेनियल रिवर्स, सदाबहार सारा साल बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो ऐसे में पानी को क्योंकि सहेजने के प्रबंध जो हैं वो डिसफंक्ट हो गए हैं, नहीं किए गए हैं, और पानी की ज़रूरत सबको है क्योंकि उनकी भी आबादी बढ़ रही है, क्योंकि उनका भी उद्योग धंधा बढ़ रहा है, इसकी वजह से पानी की मांग उनकी भी बढ़ गई है पिछले 75 सालों में। तो शुरुआती वर्षों में चाहे एक राज्य का दूसरे राज्य से डिस्प्यूट ना हुआ, क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्रीकल्चर तब आर्टिफिशियल इरीगेशन सिस्टम बेस्ड इतना हो ही ना, बरसात पर निर्भर हो सकता है तब भारत, क्योंकि उस समय में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, अंग्रेजों के समय की बात करता हूँ या आज़ादी के कुछ समय बाद भी देख लीजिए, कल्याणकारी राज्य एक वेलफेयर स्टेट के रूप में अभी पॉलिसीज उस लेवल पे लागू कर ही नहीं रहा है कि सरकारों को फूड सिक्योरिटी या फिर पॉवर्टी एलिवेशन या हंगर को दूर करने जैसी चीज़ों को बहुत सख्ती से पालन कराना है, जिसकी वजह से उन्हें खेतीबाड़ी की पैदावार बढ़ानी है। ऐसी हो सकता है शुरुआत में नौबत ही ना आई हो। और फिर इंडस्ट्री तो आप सब जानते हैं कहीं कहीं एग्जिस्ट करती थी शुरुआत में। तो शुरुआत में अर्बनाइजेशन उतना नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लोगों की डिमांड और कंजम्पशन उस लेवल पर नहीं थी, लिविंग पैटर्न ऐसे नहीं थे, और वेलफेयर स्टेट अभी पूरी तरह से विकसित हुआ नहीं था। तो तब एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं नदी बहती थी, चल जाता था। लेकिन आज पंजाब बार बार क्या बोलता है? पंजाब बार बार ये बोलता है कि ठीक है, हरियाणा जो है ये तो पंजाब में ही था, और 1966 में जब हरियाणा बना तो हरियाणा उस समय में डिवीजन के दौरान ये बात रखी गई कि क्योंकि पहले तो ये पंजाब ही था तो पानी बंटवारे का तो कोई मामला ही नहीं बनता। पहले तो एक ही बॉडी थी पंजाब, तो सारा पानी, जैसे आपका एक ही घर है, उसमें 2 कमरे हैं, तो सारा पानी तो सारे घर का ही है। लेकिन अब उसमें से जब एक घर अलग होगा तो वो घर कहेगा कि पहले तो हमारा घर साझा था, तो एक पानी की टंकी थी, पूरे घर को पानी आता था, मेरे को भी आता था, इसको भी आता था, लेकिन अब पानी की टंकी तो एक ही है और मेरा कमरा अलग होने जा रहा है इसके कमरे से, तो अब पानी किसको मिलना है? तो फिर तब व्यवस्था की गई, आधा आधा बांट देंगे तुम दोनों में, आधा आधा बांट देंगे, पंजाब को मिल जाएगा, आधा हरियाणा को। मैं डिटेल में कराऊंगा ये। और उसके लिए कहा गया कि भाई कोई बात नहीं, नहर बनाओ, पानी पहुंचेगा तुम्हारे पास, रावी ब्यास का पानी इधर सतलुज में डाल के तुमको आगे कनेक्ट कर देंगे, यमुना के साथ पानी मिल जाएगा, सतलुज यमुना लिंक कनाल सिस्टम क्रिएट कर देंगे।